नमस्कार। बिना किसी औपचारिकता के मैं सिर्फ 5 मिनट ही गया था, है ना, इसलिए कोई औपचारिकता नहीं है। ऑनलाइन वालों के लिए जरूर थोड़ा सा नया है, क्योंकि उन्होंने बीच में गैप दे दिया, वो सोचते अगला दिन आ गया, ऐसा नहीं है। वही मुद्दा कंटिन्यू है जो भी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता के गया था। जैसे ही मैं दबाऊंगा आपको पता चल जाएगा मैं क्या करवा के गया। ये करवा के गया जॉन रोल्स, नोजिक, वाल्टर, अमर्त्य सेन और ओके। क्योंकि ऑनलाइन वाले हैं, उन्होंने तो बीच में आराम कर लिया है, लेकिन सामने और भी तो बैठे हैं। क्योंकि मुद्रा वहन आपने भी किए, इन्होंने किए, तो हक ऑनलाइन वालों को बराबर बनता है। हंसने का हक सबको बराबर है। चलिए अब थोड़ी एनर्जी ले लेते हैं, टॉनिक ले लेते हैं, फिर मैं आपको वैश्विक न्याय करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको प्लेटो और अरस्तु और जॉन रोल्स करवाऊंगा। देखिए वर्तमान में जैसा मौसम है, बातें भी उसी के अकॉर्डिंग चलती है। तो चूंकि मुझसे एक बार सीधा इस भाई ने पूछ लिया था, इस बार मैं खुद का उदाहरण नहीं दूंगा। इस भाई ने सीधा पूछ लिया था, अब नहीं, अब मैं खुद को नहीं जोड़ूंगा किसी भी चीज के साथ। तो वो मेरा पड़ोसी था। इस बार कौन है? पड़ोसी। उस दिन मैंने कहा वो ठेके पे मिला मुझे। इस बार वो ठेके पे नहीं था, इस बार वो बार में जा रहा था। कि बार में मध्यम मध्यम सी लाइट होगी, वहां संगीत बज रहा होगा, धीमा धीमा गजलें वजलें चल रही होगी, और इसका मतलब वहां बैठेंगे, है ना। उसने ये सोच के वो मेरा पड़ोसी निकला वहां से। उसने देखा कि उस दिन ना ठंड बहुत ज्यादा थी, बारिश भी हुई थी, जैसा कह रहे कि 26 तारीख को होने वाला है, वैसा ही माहौल बनने वाला है ना। तो उस दिन बारिश हो रही थी और बहुत भारी ठंड थी। तो वो जैसे वो बाहर में घुसने लगा, तो उसने क्या देखा कि बाहर एक सड़क पे गड्ढा है और उसमें बारिश का पानी भर रखा है, और एक कमजोर सा व्यक्ति जो बड़ा ही दयनीय नजर आ रहा था, वो उस गड्ढे के पास ऐसे करके बैठा था। उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी, उस लकड़ी के आगे उसने एक रस्सी बांध रखी थी, और उस रस्सी के आगे एक छोटा सा पत्थर लेके उसको लटका कहाँ रखा था? उस पानी के अंदर लटका रखा था। तो उस व्यक्ति को उस पर बड़ी दया आई, क्योंकि सड़क के पानी में कभी भी मछलियां नहीं होती। उसने कहा बेचारा यहाँ भी मछलियां ढूंढ रहा है, बड़ा ही अशिक्षित, दयनीय और गरीब व्यक्ति है। तो चूंकि मैं आया ही हूं, तो जब मैं इतनी लूंगा तो एक व्यवस्था इसके लिए भी। उसने उसका हाथ पकड़ा कि मेरे भाई आजा, अंदर चलते हैं, वहां तो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो तेरा शरीर जो अकड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा, तू अंदर चल। अंदर गए वो, अंदर जाके उसको थोड़ी सी शरीर में गर्मी आई। तो उसने कहा कि चलो अब इससे मजाक करते हैं कि सच बताना गरीब आदमी, दयनीय आदमी, मजबूर आदमी, तूने कितनी मछलियां पकड़ी आज? वो उसके गड्ढे में वो बोला बेटा तू 8 मछलियां क्या तू 8वीं मछली है? तो आप कभी भी ऐसे व्यक्ति को सड़क किनारे मछली पकड़ते देखो तो आप उसकी मछली बने कि तू 8वां आदमी है जो मुझे कहा लेके गया है, अंदर लेके गया, तो 8वीं मछली है क्या? तो कभी किसी के चेहरे पे और दयनीयता पे जाना नहीं चाहिए, है ना। चलिए अब आप खुश हैं सारे? ठीक है। अब आपको देखो मैंने कितना बड़ा गुरु ज्ञान दिया। ये होता है गुरु ज्ञान, इसीलिए गुरु बोलते हैं लोग। तो मैं सोचता हूँ कई बार आप मेरे पैरों में हाथ क्यों लगाते हो, इसलिए मत लगाया करो ना। आज ये कुछ कह रहे थे कि आप है ना हमें ना वो हाथ मिला के क्या कर देते हो, शर्मिंदा, वो खतरनाक तुम भी हो, तुम भी मेरे पैरों के हाथ लगा लगे मुझे ये जताना चाहते हो गुरुजी थे तो बस बुढ़ा ही हो गया। मैं हाथ मिला के और तुमसे चालाक बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी भी ठीक हूँ यार, इतना बड़ा तो पैरों के हाथ, बाबा जी थोड़ी बन गया। चलो अपना वापिस आते हैं काय के ऊपर, न्याय के ऊपर। मैंने आपको अभी तक वो न्याय कराए जो उनका व्यक्ति व्यक्तियों से संबंध था। अब मैं देशों के मध्य भी न्याय होने चाहिए, विभिन्न देशों के मध्य। विभिन्न देशों के मध्य न्याय कैसे हो सकता है?
यूएनओ के हम सब मेंबर हैं, लेकिन हम सब की पावर बराबर है क्या? नहीं है। 5 देश है, वो सारे निर्णय करते हैं, बाकी देखते रहते हैं। हम सब संप्रभु देश हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके आंतरिक मामलों में ये शक्तिशाली देश क्या करते रहते हैं? हस्तक्षेप करते रहते हैं, वो भी तो संप्रभु है। इराक संप्रभु देश था, वहां सद्दाम हुसैन राज किया करता था। अब अमेरिका कहां इराक है। वो कह रहा है कि सद्दाम हुसैन ना ये तानाशाह है, अपने देश के लोगों को तंग कर रहा है। अरे तेरे को मतलब क्या है? तुम ऐसे को तंग नहीं करते क्या? तुम्हारे यहां भी तो अन्याय होता है। ये बहाना लेकर उसने इराक में क्या किया? अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। हमने देखा उसने इराक को बर्बाद करके छोड़ दिया। झगड़ा सिर्फ तेल का था, कोई किसी का कल्याण करना नहीं चाहता, उसको इराक से तेल लूटना था बस। तो क्या हम वर्तमान विश्व में देखें तो क्या न्याय हो रहा है क्या? या तो चीन है, वो कुछ देशों का शोषण करने की कोशिश कर रहा है, या यूरोपीय देश और अमेरिका मिलकर और थर्ड वर्ल्ड के देशों का क्या कर रहे हैं? शोषण करें। जबकि इनके साथ भी एक देश भी दूसरे साथ के देश का कैसा व्यवहार करे? समान व्यवहार करे, संप्रभुता का उसका सम्मान करे, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे। तब फिर एक नया न्याय पैदा होता है जिसका संबंध व्यक्ति से नहीं है बल्कि विभिन्न देशों से है। तो उसको हम कौन सा न्याय बोल देंगे? वैश्विक न्याय। और इस वैश्विक न्याय में आमतौर के ऊपर आपको जो मिलाना आता है वो आता है थॉमस पोगे। बस ये नाम याद रख लो आप, थॉमस पोगे का वैश्विक न्याय। एक बार न्याय, लैंगिक न्याय, आपके न्याय का बहुत्ववादी सिद्धांत या उपाश्रित न्याय, वैश्विक न्याय, ऐसे मिलान करने आते हैं बहुत बार। तो वैश्विक न्याय का संबंध किसी है? थॉमस पोगे से। थॉमस पोगे के अलावा और नहीं याद करते हैं तो एक व्यक्ति और याद कर लेते हैं, वो है जॉन रोल्स। जॉन रोल्स ने एक पुस्तक लिखी थी, द लॉ ऑफ। ये जो पुस्तक है, ये इसने वैश्विक न्याय के विभिन्न देशों के मध्य न्याय, एक तो था व्यक्तियों के मध्य न्याय, अमीरों गरीबों के मध्य न्याय, श्वेत अश्वेत के मध्य न्याय, और पुरुष के मध्य न्याय, ये है विभिन्न देशों के मध्य न्याय, लॉ ऑफ पीपल। वैश्विक न्याय के ऊपर जॉन रोल्स की पुस्तक है। तो ये हम वैश्विक न्याय कर चुके हैं, न्याय के अपने विभिन्न प्रकार कर चुके हैं। अब मैं एक एक करके आपको वो थिंकर्स बताऊंगा जो न्याय की चर्चा करते हैं। तो हम पुराणों से शुरू करते हैं और हम प्लेटो से शुरू करते हैं। प्लेटो का सही नाम क्या था बताओ? अरिस्टोटलीस था। अरिस्टोटल उसका चेला था, अरिस्टोटलीस उसका खुद का नाम था। प्लेटो तो सुकरात का दिया हुआ नाम है, चौड़े कंधे वाला सलमान खान। सब आगे चलते हैं। प्लेटो का जो पूरा बल है उसकी पुस्तक रिपब्लिक, वो है ही क्या के ऊपर? न्याय के ऊपर। और प्लेटो का न्याय सिद्धांत 2 प्रकार का है। एक तो वो कहता है व्यक्तिगत न्याय होता है, और एक होता है सामाजिक। और इस सामाजिक को हम व्यापक कर ले या छोटा कर ले तो क्या हो जाएगा? आप इसको सामाजिक ही मान लो, चाहे इसको राजनीतिक नाम दे लो या सामाजिक राजनीतिक नाम दे लो। सामाजिक न्याय, एक व्यक्ति होता है, एक समाज होता है, तो सामाजिक राजनीतिक न्याय। ये न्याय सिंपल है, प्रत्येक व्यक्ति अपने सद्गुणों का विकास करेगा। अगर कोई व्यक्ति में ज्ञान का सद्गुण है तो वो बहुत ज्यादा पढ़ेगा और ज्ञान का विकास करेगा। अगर किसी व्यक्ति में साहस का सद्गुण है तो वो बहुत ज्यादा साहसी बनेगा। और अगर कोई उत्पादक है, चीजें पैदा करना है, तो उसमें कौन से गुण का विकास करना पड़ेगा? संयम का विकास करना पड़ेगा। तो हर एक व्यक्ति की आत्मा में भांति भांति के क्या होते हैं? सद्गुण होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को सद्गुण के अकॉर्डिंग काम करने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने सद्गुणों के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर एक व्यक्ति के पास ज्ञान है तो वो कभी भी क्या बनने की कोशिश नहीं करेगा? सैनिक बनने की कोशिश नहीं करेगा। अगर एक व्यक्ति है उसमें संयम है और उसका उल्टा क्या है? बुभुक्षा है, तो ये व्यक्ति जो उत्पादक है ये कभी भी सैनिक बनने की कोशिश नहीं करेगा। या अगर सैनिक है और क्या बनने की कोशिश नहीं करेगा?
क्योंकि अगर संयम और बुभुक्षा या बुभुक्षा भूख वाला व्यक्ति जो कि उत्पादक है, जो चीजें पैदा करता है, अगर वो राजा बन गया तो क्या करेगा बताओ? भ्रष्टाचार करेगा, जनता को लूट लेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति किसके अकॉर्डिंग काम करे? सद्गुणों। हम गड़बड़ कहां करते हैं? हम जो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसको पहचानते नहीं, इस वजह से हम गड़बड़ करते हैं। या तो हमारे तो हम भारतीयों के तो माँ बाप गड़बड़ करवाते हैं उनसे, उनके ऊपर थोपते हैं। बच्चा जो बनना चाहता है उसको बनने नहीं देते। बच्चा पेंटर बनना चाहता है, माँ कहे हो तो मेरे गोली हो तो डॉक्टर बन सीखे, अरे वो बनना, फिर गोली हो जाके कोटा में या तो बीड़ी पिएगो या सिगरेट पिएगो, दारू पिएगो। अरे जना माँ सिर पर जाके बैठ जी, बाप सिर पर जाके बैठ जाता, मैं क्या कर लेगा? तो गोलियों करेगी तो, क्योंकि उसको कौन सा मौका नहीं दे रहे? सद्गुणों के अकॉर्डिंग काम करने का मौका। सद्गुणों के अकॉर्डिंग काम किया था इस माइक्रोसॉफ्ट वाले ने, तो पढ़ाई छोड़ के बीच में कंपनी शुरू कर दी, क्योंकि इसमें रुचि थी। तो आपकी रुचि है ना, वो काम करना चाहिए, उसमें हम क्या हो जाते हैं? कामयाब हो जाते हैं। इसको वो क्या बोलता है? सद्गुण बोलता है। प्रत्येक व्यक्ति, हम अन्याय कम करते हैं, हमारी इच्छा तो कुछ और होती है, लेकिन समाज के दबाव में हम कुछ और करते रहते हैं। अब चलते हैं कौन सा? सामाजिक राजनीतिक न्याय। तो ये बताओ, जो व्यक्ति ज्ञान का काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति साहस है, जो व्यक्ति संयमी है, ये व्यक्ति क्या कहते हैं? ज्ञानवान वाले व्यक्ति एक समाज बना लेंगे, साहस वाले व्यक्ति भी एक समुदाय बना लेंगे, उत्पादक भी एक समुदाय बना लेंगे। फिर प्रत्येक समुदाय अपना काम करेगा, दूसरे समुदाय के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो फिर ये है कौन सा न्याय? तो वो समाज जहां शासक एक वर्ग है, जहां सैनिक एक वर्ग है और जहां उत्पादक एक वर्ग है, अगर ये अपना अपना काम करेंगे, ये बने कैसे थे? अपने व्यक्तिगत गुणों के अकॉर्डिंग बने थे। शासक वो बन गया था जिसके पास क्या था? ज्ञान था, या जिसमें ज्ञान होना चाहिए। सैनिक वही बनेगा जिसमें क्या होना चाहिए? साहस। और उत्पादक वही बनेगा जिसमें संयम होना चाहिए। तो इन व्यक्तिगत गुणों के अकॉर्डिंग फिर आगे वर्ग बनते हैं, आपके आत्मा के गुणों के अकॉर्डिंग वर्ग बनते हैं। अपने यहां भी जिन व्यक्तियों में सत्वगुण हुआ करता था वो ब्राह्मण बनते थे, और जिनमें रजोगुण हुआ करता था, रज होता है लाल, वो क्षत्रिय बना करते थे। और जिनमें तमोगुण हुआ करता था, तमोगुण का तात्पर्य में भाव, ये जो भूख के भाव बहुत ज्यादा थे, शारीरिक इच्छाएं बहुत ज्यादा होती थी, मानसिक इच्छाएं ज्यादा होती थी, तो वो क्या करते? धन के प्रेमी होते हैं। तो ये व्यक्ति क्या बनते थे? ये बनते थे उत्पादक, किसान बनते थे और व्यापारी बनते थे। ये भी अपने में ये सही था कि प्रत्येक व्यक्ति में उसकी आत्मा में स्वाभाविक सद्गुण होते हैं, प्राकृति प्रदत्त होते हैं, तो आप आदमी को वही काम करना चाहिए। और फिर ज्ञानवान व्यक्ति ही क्या बनना चाहिए? शासक। साहसी क्या बनना चाहिए? सैनिक। और जिसमें संयम है वो क्या बनेगा? उत्पादक। अब ये सब व्यक्ति भी अपना अपना काम करेंगे। शासक ज्ञान पूर्वक और ज्ञान बढ़ाता हुआ शासन करेगा, सैनिक साहस पूर्वक लड़ेगा और उत्पादक संयम पूर्वक चीजों को पैदा करेगा। तो बताओ समाज क्या होगा? सुखी और न्यायी समाज होगा। वरना अगर शासक है वो अनपढ़ है, अशिक्षित है, तो वो देश बर्बाद हो जाता है। अगर सैनिक है लेकिन उसके हृदय में साहस की बजाय कायरता है, तो वो देश भी बर्बाद हो जाता है। और अगर उत्पादकों में संयम नहीं रखा तो वो सारी चीजें खुद ही हड़प लेंगे, औरों के लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, तो वो भी देश बर्बाद हो जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करे और प्रत्येक वर्ग अपना काम करे, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। अगर इस सैनिक ने शासक के कार्य में हस्तक्षेप किया तो गड़बड़ क्या हुआ आप बताओ? ये सैनिक अगर शासक बन गया तो ये सबका गला घोट देगा, अपनी प्रजा का तानाशाह बन जाएगा ये। तो सैनिक शासक नहीं बनना चाहिए, वो तो गुण है उसी के अकॉर्डिंग काम करे, तब समाज अच्छा चलता है। तो समाज तब अच्छा चलता है कि ये तीनों वर्ग अपना अपना काम करते हैं और आपस में क्या रहते हैं? जुड़ के रहते हैं। शासक सैनिक और उत्पादक को संभाल के रखता है, सैनिक शासक और उत्पादक की रक्षा करता है, और उत्पादक पैदा करके किसका पेट भरता है? सैनिक और शासक का। तब कौन सा न्याय आता है? सामाजिक। अब न्याय की परिभाषा निश्चित होती है। प्लेटो का न्याय व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय में सद्गुण आते हैं, सामाजिक न्याय में प्रत्येक वर्ग अपना कार्य करेगा, दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप है। छोटी सी परिभाषा है न्याय की।
कि प्रत्येक वर्ग अपना कार्य करेगा, दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो एक वर्ग एक कार्य है, किसका सिद्धांत है? प्लेटो का। एक वर्ग कितना काम करेगा? एक कार्य करेगा। हमारे देश के हालात ऐसे क्यों? क्योंकि एक वर्ग है वो कई कार्य करता है। जैसे अपन फिर चलते हैं, एक वर्ग है जैसे अडानी अंबानी एक वर्ग है, वो दरअसल है कौन से वर्ग के हैं, लेकिन वो किसको प्रभावित कर रहे हैं? वहां भी दखलंदाजी, इसलिए देश बर्बाद हो रहा है। फिर गड़बड़ क्या हो रही है? शासक के साथ संकट क्या है? डिग्रियां नहीं मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि ज्ञान डिग्रियों में ही हो, व्यवहारिक ज्ञान भी तो कोई चीज होती है, कोई दिक्कत नहीं। अपना देश बहुत अच्छा है। अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं? प्लेटो की कर रहे हैं। अब न्याय का सूत्र फिक्स हो गया, एक वर्ग एक कार्य हो गया, फिक्स हो गया। अब ये है, इसको हम कहते हैं कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। अब इसको हम कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत क्यों बोलेंगे बताओ? कार्य विशेष कर दिए गए हैं, प्रत्येक वर्ग का कार्य विशेष है। ज्ञानियों का कार्य शासन करना है, साक्षियों का कार्य सैनिक बनना है, सीएम वालों का कार्य, इसको हम कार्य विभाजन का सिद्धांत भी बोलते हैं। न्याय का कार्य विभाजन का सिद्धांत किसका है? प्लेटो का। इसको हम उचित केंद्र का सिद्धांत भी बोलते हैं। उचित केंद्र, कि प्रत्येक जो वर्ग है वो अपने केंद्र में रहेगा, अपने सेंटर और पेरीफेरी को पार करके, परिधि को पार करके बाहर नहीं जाएगा, अपने केंद्र में रहेगा, अपने अपने काम करेगा। इसको उचित केंद्र का सिद्धांत भी बोलते हैं। अब आता है एक व्यक्ति एम.बी. फोस्टर। इसकी किताब हिंदी में भी आती है, आप सब पढ़ सकते हो। एम.बी. फोस्टर, इसने प्लेटो के ऊपर काम किया। मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट के नाम से इसकी किताब आती है, हिंदी में भी आती है। एम.बी. फोस्टर, एम.बी. फोस्टर बोलता है कि प्लेटो का जो न्याय है वो आर्किटेक्टियन न्याय है। अब आर्किटेक्टियन न्याय, अब न्याय करता क्या है, अब हम समझेंगे वास्तव में। अब आप इसकी हिंदी मत करना आर्किटेक्ट की, इसकी हिंदी होती है रचना प्रकल्प मूलक। इससे इंग्लिश बहुत ही सिंपल है। आर्किटेक्टियन का नाम आप दिन में 10 बार सुनते हैं या सपना जरूर देखते हैं कि जिस दिन मैं नौकरी लग गया, मैं फलाने व्यक्ति को अपने घर का क्या बनाऊंगा? आर्किटेक्ट बनाऊंगा। आर्किटेक्ट वो होता है जो घर का नक्शा बना के, वास्तु का है, जो घर का नक्शा बना के और आपके घर के ढांचे को कौन सा रूप देता है? अंतिम रूप देता है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत आर्किटेक्टियन तरीके का है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत वास्तुकारी न्याय सिद्धांत है। ये किसने कहा? एम.बी. फोस्टर ने। अब देखते हैं वास्तुकार करता क्या है। वास्तुकार चीजों को जोड़ता है। वास्तुकार क्या करता है? सबसे पहले नक्शा बनाता है। नक्शा जब बन जाता है, फाइनल हो जाता है, तब फिर वो राजमिस्त्री को बुलाता है कि देख भाई, आज के बाद तेरे को ईंटें जोड़नी है। वो मजदूर को बुलाता है कि तेरे को गारा लाना है। फिर वो प्लम्बर से कहता है कि तेरे को यहाँ बिजली पानी फिटिंग करनी है। फिर वो बिजली वाले को बुलाता है। फिर वो सुथार को बुलाता है। अब दरअसल इसने किया क्या? आर्किटेक्ट ने क्या किया? इन सब व्यक्तियों को आपस में जोड़ दिया और जोड़ के एक सुंदर भवन खड़ा कर दिया। न्याय क्या करता है? न्याय ज्ञान, साहस और संयम को आपस में जोड़ता है। न्याय शासक, सैनिक और उत्पादक को आपस में जोड़ता है। शासक से कहता है कि तेरा काम है कि सैनिकों को नियंत्रण में रखे, उत्पादकों की रक्षा करवाए। किससे? सैनिकों से कहता है कि तेरा काम है कि इनकी रक्षा करे और इसके आदेश का पालन करे। इनको कहता है कि तुम लगे रहो दिन रात, काम किसके लिए करो? अपने लिए और सैनिकों और शासकों के लिए। तो न्याय कहता है कि सारे व्यक्ति अपना काम करेंगे, प्रत्येक वर्ग अपना काम करेगा और कोई भी दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अच्छा समाज वो होता है जहां ये तीनों जुड़कर रहते हैं और अपना अपना काम करते हैं। तो इनको जोड़ता कौन है? जैसे ये जुड़ते हैं क्या बन जाता है? न्याय बन जाता है। तो वो समाज न्यायी समाज होता है जहां विभिन्न सद्गुण जुड़ के रहते हैं। अगर एक कोई देश है उसमें सिर्फ एक ही सद्गुण है ज्ञान का, तो वो भी चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां सैनिक नहीं है और उत्पादक है नहीं।
अगर किसी भी देश में सिर्फ एक ही सद्गुण पाया जाता है लोगों में, कौन सा, उत्पादन का, तो वहां कौन तो सैनिक बनेगा और कौन शासक बनेगा। तो तीनों सद्गुण जरूरी है, तीनों वर्ग जरूरी है। इन तीनों को जोड़ता कौन आपस में? न्याय। जैसे कि आर्किटेक्टियन ने किसको जोड़ा? राजमिस्त्री को, मजदूर को, प्लम्बर को, इन सबको जोड़ा आर्किटेक्ट ने। वैसे न्याय जोड़ता है। तो आर्किटेक्टियन अच्छा घर बनाता है, वैसे ही न्याय क्या बनाता है? अच्छा देश बनाता है, अच्छा समाज बनाता है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत को एमबी फोस्टर क्या बोलता है? आर्किटेक्टियन न्याय बोलता है। चलिए अब एक परिभाषा है छोटी सी, किसकी? प्लेटो की, कि न्याय सर्वोच्च सद्गुण है। अब सद्गुण कितने हैं बताओ? अब बताओ सद्गुण कितने हैं? 4 है। एक है ज्ञान, एक है साहस, एक है संयम, और इन तीनों को जोड़ने वाला, इनकी हद में रखने वाला। इनको तुम अपनी अपनी हद में रहोगे, हद पार है नहीं करोगे, वो न्याय होता है। तो एक चौथा सद्गुण होता है, वो न्याय होता है। तो न्याय सद्गुणों की श्रृंखला में कौन सा नंबर लेके आता है? चौथा। ज्ञान, साहस, संयम और न्याय। लेकिन इन चारों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इन तीनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इन तीनों को ये जोड़ता है। तो न्याय है तो चौथा, लेकिन क्या है? इन तीनों से सर्वोच्च है। तो किसने कहा कि न्याय एक सर्वोच्च सद्गुण है? याद हो गया ना? शब्द याद रखना, न्याय एक सर्वोच्च सद्गुण है, ये कहा प्लेटो ने। ये लिख लो, नहीं लिखा हुआ है तो। न्याय सर्वोच्च सद्गुण है, एक परिभाषा निश्चित हो गई। न्याय सर्वोच्च सद्गुण है। न्याय है आत्मा का अंदर का गुण। देखा ना, व्यक्तिगत आत्मा अंदर का सद्गुण होता है न्याय, जो आत्मा में पाया जाता है। न्याय है कार्य विशेषीकरण, न्याय है आर्किटेक्टियन, और न्याय है एक वर्ग एक कार्य। ये हमने एक न्याय कर लिया, किसका? प्लेटो का। एमबी फोस्टर का भी कर लिया, इसको क्या बोलता है? आर्किटेक्टियन न्याय बोलता है। प्लेटो का छोटी छोटी चीजें थी, कार्य विशेषीकरण न्याय, सद्गुणों के रूप में न्याय, आंतरिक सद्गुण के रूप में न्याय, प्रत्येक वर्ग के अपने अपने कार्य के रूप में न्याय, कार्य विभाजन के रूप में न्याय, आर्किटेक्टियन न्याय। अब इसमें होता क्या है? कार्ल पोपर गड़बड़ कर देता है। कार्ल पोपर कहता है कि ऐसा जो न्याय है उसमें जो मुखिया कौन होता है? दार्शनिक राजा। तो न्याय वही होगा जो कौन कह देगा, क्योंकि वो ज्ञानवान है, कोई भी उसकी बात को टालेगा नहीं। उसको सर्वोच्च ज्ञान, उसको पता है कि उसके देश की भलाई कैसे हो सकती है। तो वो दार्शनिक राजा है, उसको पता है कि न्याय क्या है, उसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान उसके पास है। तो ये कहता है कि ऐसी बातें किसको बढ़ावा देती है? इसका न्याय तो सर्वाधिकारवादी न्याय है, क्योंकि अब न्याय की परिभाषा निश्चित कौन करेगा? दार्शनिक राजा करेगा। क्योंकि जो प्लेटो का आदर्श राज्य बनेगा उसमें टॉप पे कौन बैठा होगा? और दार्शनिक राजा के मुंह से निकल गया वही क्या होगा? कानून होगा। दार्शनिक राजा की बातों को कोई टाल नहीं सकता, दार्शनिक राजा के कोई विरोध में नहीं बोल सकता, और दार्शनिक राजा ने जो कह दिया वही न्याय है। आप अपनी तरफ से न्याय का कोई चीज सुझा नहीं सकते। तो ऐसा न्याय अंततः क्या बन जाता है? सर्वाधिकारवादी न्याय का तानाशाही न्याय बन जाता है, क्योंकि राजा ने कह दिया वही सत्य है फिर तो ऐसा न्याय अंततः कैसा न्याय बनता है? सर्वाधिकारवादी न्याय। और ये कौन बोलता है? कार्ल पोपर। कौन सी पुस्तक में बोलता होगा? एनिमीज, हाँ वो ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, प्लेटो, हेगल और कार्ल मार्क्स, ये तीन विचार का हमारे रटे हुए थे ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में। ये सर्वाधिकारवादी न्याय। तो देखिए आर्किटेक्टियन न्याय एमबी फोस्टर, सर्वाधिकारवादी न्याय कार्ल पोपर, बाकी हमने और साधारण चीजें देख ली थी। अब हम चलते हैं अरस्तु के शिष्य के पास, और उसका नाम है अरिस्टोटल या अरस्तु कहते हैं। क्या हुआ?
अरिस्टोटल, मैंने कहा प्लेटो के शिष्य के पास। अच्छा ये कस बोल दिया। अच्छा अब अपने अरिस्टोकलीज के शिष्य अरिस्टोटल के पास चलते हैं। अब तो ठीक है, अरिस्टोकलीज नाम किसका था? प्लेटो का। और अरिस्टोटल अरस्तु का। और सोक्रेट्स सुकरात का, है ना, ये इंग्लिश, ये उनके वो ग्रीक नाम है। अब इस अरस्तु के पास चलते हैं। अरस्तु बोला न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जिसे हम आपसी व्यवहार में प्रकट करते हैं। चलिए एक और परिभाषा हमारे पास, पहले एक परिभाषा तो प्लेटो ने की थी, कौन सी? न्याय सर्वोच्च सद्गुण है। एक परिभाषा और आ गई, वो है अरस्तु की, कि न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जिसे हम आपसी व्यवहार में प्रकट करते हैं। ये और ही मजेदार परिभाषा है, आपसी व्यवहार में। कि प्लेटो कहता है न्याय आत्मा के अंदर की वस्तु है, अरस्तु कहता है ऐसा मत करो, उस न्याय को आप कहां प्रकट करके दिखाओ? व्यवहार में प्रकट करके दिखाओ, तब वो संपूर्ण न्याय बनता है। तो वो कहता है वो संपूर्ण सद्गुण है जिसे हम आपसी व्यवहार में प्रकट करते हैं। अब हम अरस्तु को समझना शुरू करते हैं कि अरस्तु के न्याय के सिद्धांत के ऊपर हमने पहले खूब चर्चा की, आज और चर्चा करेंगे अरस्तु का न्याय क्या है। परिभाषा की है अभी तो हमने सिर्फ। अरस्तु कहता है कि न्याय दो प्रकार का, जैसे प्लेटो भी कह रहा था ना, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करे और प्रत्येक वर्ग अपना काम करे। ये कहता है न्याय दो प्रकार का होता है। एक तो अभी करके हटे हम, कौन सा? संपूर्ण न्याय। ये तो वही प्लेटो वाला सा न्याय है कि आपके आत्मा के सद्गुण है उनका आप विकास करो, ये है संपूर्ण न्याय। इसके लिए वो एक शब्द का प्रयोग करता है, वो है राइटियोनेस। इस शब्द को याद रखना, राइटियोनेस। ठीक, अरस्तु संपूर्ण न्याय के लिए को क्या बोलता है? राइटियोनेस बोलते। ये प्लेटो वाला सा न्याय है जिसमें नैतिकता वैतिकता आ रही है। ये है सामान्य न्याय बोलते हैं इसको, संपूर्ण न्याय को नहीं बोला, आप सामान्य न्याय बोलते हैं। दूसरा है विशेष न्याय, ये अब व्यवहार में प्रकट होगा। अब आपके व्यवहार में भी न्याय प्रकट होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में न्याय प्रकट हो, सरकार भी न्याय का प्रकटीकरण करे। तो एक होता है वितरणात्मक न्याय और दूसरा होता है संशोधनात्मक, सुधारात्मक या प्रतिकारात्मक न्याय। संशोधनात्मक न्याय, ये दो प्रकार का न्याय होता है। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि न्याय का तात्पर्य हमने शुरुआत में किया था कि जस्टिस शब्द होता है, जस्टिस जस्टिया से बना है, जिसका तात्पर्य जोड़ना या सामंजस्य बनाए रखना। तो सामंजस्य बनाए रखने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि लोगों को दंडित करके और डरा धमका के उनके मध्य सामंजस्य रखा जाए, उनको जोड़ के रखा जाए, डरा धमका के, कि अगर तुमने गड़बड़ की तो तुम पीटा जाएगा, तो इसे जुड़ के रहो, सामंजस्य बढ़ा के रखो। दूसरा तरीका है सामाजिक न्याय था, हमने किया था, लेकिन उसकी जगह हम क्या रख देते हैं? सामंजस्य बनाए रखने का एक तरीका है वितरणात्मक न्याय, ये कर लेते हैं। इसमें अगर आपने विभिन्न चीजों का सही वितरण नहीं किया तो समाज में गड़बड़ हो जाएगी, समाज में क्रांतियां हो जाएगी। अब आप बताओ कि रूस की क्रांति क्यों हुई थी? हम अंग्रेजों से स्वतंत्र क्यों होना चाहते थे? किसी भी समाज में असंतुष्टि क्यों है? हमारे समाज में दलित और स्त्रियां असंतुष्ट क्यों है? अमेरिका में अश्वेत असंतुष्ट क्यों है? आप बताओ। क्योंकि चीजों का वितरण क्या नहीं हुआ है? सही नहीं हुआ है। न्याय तभी स्थापित होगा जब कौन सा न्याय आए? तो ये बहुत ही जोरदार चीज है न्याय में, वितरणात्मक न्याय। अब आपको इसको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। वितरण का तात्पर्य क्या, किस चीज का वितरण है? संसाधनों का। संसाधन में सिर्फ आप धन और संपत्ति नहीं ले, पद और गरिमा, इन सब चीजों को भी ले ले, आप अधिकार और स्वतंत्रताओं को भी ले ले। ये सब वितरणात्मक न्याय। और ये काम अरस्तु कहता है कौन करती है? विधायिका।
वितरण का तरीका क्या है आप बताओ? समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ, ये वितरण का तरीका है। समानुपातिक या आनुपातिक न्याय, समानुपातिक या आनुपातिक न्याय। तो समानुपातिक न्याय, समान जिस अनुपात में आप योग्य हैं, तो आधार हमने क्या खोजा? योग्यता। अब कौन योग्य है या कौन अयोग्य है, इसका प्रयोग आप किसके द्वारा करेंगे? सद। अब सद्गुण क्या होते हैं? फिर ये परिभाषित करता है, जो स्वाध्याय करता है, जो सत्य बोलता है, दूसरों की सहायता करता है, अपने दासों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है, वो उसके क्या है? जो सक्रिय रहता है, समाज का भलाई में लगा रहता है, वो सद्गुण होते हैं भांति भांति के। योग्यता का आधार सद्गुण है। यह है वितरणात्मक न्याय। दूसरा है संशोधनात्मक न्याय, प्रतिवर्ती न्याय या प्रतिकारात्मक न्याय, रेक्टिफैक्टरी जस्टिस। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव था, रेक्टिफैक्टरी जस्टिस होता है। संशोधनात्मक न्याय ये जो लागू किया जाता है, ये लागू किया जाता है अपराध के क्षेत्र में। देखिए, आप इसको न्याय समझते हैं आज तक, इसी को न्याय समझते हैं। ये है जिसको आप समझते हैं ना, जो कोर्ट ब्रांड जस्टिस है, जो न्यायालय जो न्याय देता है, वो कौन सा न्याय देता है? संशोधनात्मक न्याय देता है। इसमें दो प्रकार के अपराध आते हैं। एक होते हैं मार कुटाई वाले, जिनको आप फौजदारी बोलते हैं, और दूसरे दीवानी। दो प्रकार के अपराध हो सकते हैं, एक सिविल हो सकते हैं और दूसरे क्राइम के हो सकते हैं। तो एक को आप क्राइम बोलते हैं, फौजदारी बोलते हैं, दूसरे को सिविल बोलते हैं। क्राइम में हम एक दूसरे का सर फोड़ते हैं, बहुत उदाहरणों क्या मावा है क्राइम में। ये एक दूसरे की जमीन हत्या लेना, पैसा हत्या लेना, सोना हत्या लेना, शेर हत्या लेना, ये क्या में आते हैं? सिविल में। ये फौजदारी है और ये दीवानी मामले हैं। अब ये अपराध है। अब इनमें क्या किया जाएगा? इनमें न्याय कब होगा? जिसने जितनी मात्रा में अपराध किया है उसको उतना ही क्या मिलना चाहिए? दंड मिलना चाहिए। अगर किसी ने किसी का हाथ तोड़ दिया है तो उसका क्या तोड़ दो आप? हाथ। अगले को क्या आनंद आ गया, भाई मजा आ गया, ठीक है, इसने मेरा तोड़ा था, अब राज्य ने इसका तोड़ दिया, अब ठीक है काम, मैं संतुष्ट हूं। वो अपने आप को न्यायी महसूस करता है। दूसरा है सिविल। किसी के 5 लाख की चोरी हुई, आप चोर को पकड़ो, उससे 5 लाख रुपए लो और उसको वापिस से दे दो। ये क्या हो गया? सिविल न्याय हो गया। इस और इस न्याय में थोड़ा सा फर्क होता है। ये जो न्याय होता है ना, इसमें क्या होता है? भेदभाव होता है, और इसमें समानता होती है। अब ये बताओ, ये क्या है? इसमें भेदभाव क्यों होता है? वितरणात्मक न्याय भेदभाव पर आधारित होता है, क्योंकि जो ज्यादा योग्य है उसको और कम योग्य को कम मिलेगा, तो भेदभाव हो गया ना। योग्यता के आधार पर इसमें भेदभाव किया जाता है। इसमें सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई दलित है, चाहे कोई वैश्य है, चाहे क्षत्रिय है, अगर अपराध सेम किया है तो दंड सेम मिलेगा। भारत में कौन से प्रकार का न्याय नहीं था? दोनों ही प्रकार का न्याय नहीं था। प्लेटो वाला तक नहीं था। वास्तव में जो लड़ोके होते हैं ना, वो किसान बहुत लड़ोका होता है। उससे ये कहा गया, ये सारी लाठी चलाते, ग्वाले क्या करते? सारी लाठी चलाते रहते। इनको कहा गया तुम थे गायन चलाओ, थे खेता माल चलाओ, लड़ने के लिए हम है ना, तो लड़ाई हम भी तो कर सकते हैं, हम किसान थे। तो इसे पूरे वर्ग को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। बहुत सारे वो लोग जो गांव की पेरी फेरी में रहते थे, पढ़ने में बहुत होशियार थे, वो दलित थे, लेकिन उनको शिक्षक बनने नहीं दिया गया। तो हमारे यहाँ वितरण भी सही नहीं था, और हमारे यहाँ कौन सा न्याय? ये कोर्ट वाला न्याय भी सही नहीं था। कौटिल्य और मनु खुद कहते हैं कि सेम अपराध के लिए ब्राह्मण को अलग दंड मिलेगा और शूद्र को, ब्राह्मण को कम मिलेगा और शूद्र को सेम अपराध के लिए। तो जबकि अरस्तु कहता है कि इस संदर्भ में क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। तो ये कोर्ट ब्रांड न्याय जिसको हम न्याय कहते हैं, ये कौन सा है? वितरणात्मक न्याय। लेकिन ये कहा जाता है कि अरस्तु न्याय के दोनों क्षेत्रों में क्या है? यथास्थितिवादी है। यथास्थितिवादी स्टेटस को परिवर्तन नहीं चाहता। परिवर्तन आप कहते हैं यथास्थितिवादी कैसे है? देखिए, अगर परिवर्तन करना है आपको, तो ये वितरण का आधार क्या दे रहा है?
लेकिन कई बार व्यक्ति अयोग्य खुद की वजह से नहीं होता बल्कि परिस्थितियों की वजह से होता है। किसी व्यक्ति का दिव्यांग पैदा हो गया और वो दौड़ नहीं लगा पा रहा है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, तो उसकी सहायता करनी चाहिए। तो ये सिर्फ योग्यता पे बल देता है, जबकि योग्यता के साथ साथ जरूरी क्या होती है? आवश्यकता। तब परिवर्तन करना पड़ता है, आपको एक से लेना पड़ता है और दूसरे को देना पड़ता है। तब आप अमीर से कहते हैं टैक्स दे भैया, जो दिव्यांग है उसके लिए हम घोड़ी खरीद देंगे या ट्राई साइकिल खरीद देंगे। तो ये सिर्फ योग्यता पे बल देता है, काय पे बल नहीं देता? आवश्यकता पे। दूसरा ये कहता है योग्यता के आधार सद्गुण है। अब सद्गुण क्या है? ये कहता है परंपराओं के आधार पर डिसाइड होगा। जो पुराने लोग कह गए वही सद्गुण है, जो पुराने समाज में चले आ रहे हैं। नए सद्गुणों की ये व्याख्या नहीं करता। तो हो सकता है कि सद्गुण ये हो कि जो लंबी चोटी रखेगा उसको हम ज्ञानवान मान लेंगे, लेकिन आज तो हम नहीं मानते लंबी चोटी को ज्ञानवान। तो लंबी चोटी रखना सद्गुण परंपरा है, तो आप परंपरागत चीजों को थोड़ी मानोगे। आप अरस्तु को करना ये चाहिए था, जमाना बदल गया था तो सद्गुण भी बदल जाने चाहिए थे, तो उसको आवश्यकता पे बल देना चाहिए था और परंपराओं के आधार पर बराबर सद्गुणों को बदल देना चाहिए। नहीं बदले, उसने कहा सद्गुण कैसे डिसाइड होंगे? वो बोला जो परंपरा से चले आ रहे हैं, तो उसको परंपराएं बदलनी चाहिए थी। तब हम कहते हैं कि अरस्तु वितरणात्मक न्याय में भी क्या है? यथास्थितिवादी। अब आ गया कौन से में? ये इसमें संशोधनात्मक न्याय में भी यथास्थितिवादी है। देखिए एक प्रकार का और न्याय होता है, सुधारात्मक न्याय होता है, बहुत अच्छा। आप क्या करो, कई बार व्यक्ति अपराध तब करता है जब वो मजबूर हो जाता है, तो आप उसको सुधरने का क्या दो, एक बार मौका दो। आप उसको पहली बार दंडित मत करो। अगर किसी ने किसी को पीट दिया है तो उसको पहली बार दंडित मत, उसको माफ करके देखो आप। ये भी तो एक तरीका है। ये का नहीं उसको दंडित करो, जितना अपराध किया उस मात्रा में उसको क्या दो, दंड दो। तो इस मामले में भी कि जो स्थिति बिगड़ गई है उसको वापस वहीं ले आओ। स्थिति ये बिगड़ी थी कि एक आदमी संतोष से बैठा था, दूसरे आदमी उसको पीटा तो स्थिति बिगड़ी, अन्याय हुआ, तो अब दूसरे को पीट दो, तो दोनों क्या हो गया, बराबर स्थिति वो की वो आ गई है। तो ये तो बदलाव तो नहीं हुआ, फिर तो पीट के सबको बराबर कर दिया आपने। तो इस मामले में भी क्या है, वो यथा स्थितिवादी है। वो ये नहीं कहता कि लोगों को सुधरने का भी क्या देना चाहिए, मौका। जैसे गांधी जी कहा करते थे कि व्यक्ति मूलतः अपराधी नहीं होता, कई बार उसकी परिस्थितियां ऐसी होती है कि अपराधी, उसको कई बार माफ भी कर देना। ये माफी की तो चर्चा ही नहीं करता, तो माफी देना होता है परिवर्तन कर देना, बड़ा परिवर्तन। तो इस मामले में यथा स्थितिवादी है। तो सीधा पूछते हैं कि इनमें से कौन सा विचारक है जो यथास्थितिवादी न्याय है जिसका, वो कौन है? अरस्तु है। तो अरस्तु के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा, एक तो आएगा इसकी परिभाषा कि न्याय वो संपूर्ण सद्गुण है जो व्यवहार में प्रकट होता है। नंबर 2, कौन कहता है कि न्याय वितरणात्मक होता है? अरस्तु। पहला वितरणात्मक यहीं से आता है। वितरणात्मक न्याय के साथ साथ कौन चर्चा करता है समानुपातिक न्याय की? अरस्तु। सबसे पहले किस विचारक ने बल दिया कि वितरण का आधार, वितरणात्मक न्याय का आधार योग्यता होगी? किसने सबसे पहले ये सूत्र दिया कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ है असमान? ये किसने दिया? कौन सा विचारक है जो संपूर्ण सद्गुण के लिए एक अलग शब्द का प्रयोग करता है, राइटियोनेस का? वो कौन है? कैसे करिए? अरस्तु के सवाल आते हैं। अरस्तु के ऊपर न्याय से संबंधित सवाल जरूर आता है, पर शब्द आता है, इतना ध्यान रखना। या तो वितरणात्मक न्याय आएगा जो विधायिका बांटती है चीजों को। हमारे यहाँ चीजें कौन बांटता है बताओ? विधायिका ही बांटती है, कानून बना के बांटती है। वो कार्यपालिका तो बांटने का काम करती है, बांटती का मुख्य काम, कानून बनाती कौन है? विधायिका। ये संशोधनात्मक न्याय कौन देती है? न्यायपालिका देती है। तो ये संशोधनात्मक न्याय, दंडित करने का काम, अपराध में दंडित करने का, ये न्यायपालिका देती है। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्लेटो के अलावा एक विचारक और कौन हो गया? अरस्तु हो गया। अब चलते हैं अगले विचारक के पास। मैं सोच रहा था थोड़ा सा रोल चालू हो जाता। वितरणात्मक न्याय सिंपल से तरीके से समझा देता हूं, मेरे को इसके डीप नहीं पता। अंक गणित क्या होता है और रेखा गणित क्या होता है। ये जो न्याय है ना, ये रेखा गणितीय न्याय होता है। रेखा गणित में ये देखो क्या है, 2 रेखाएं हैं, एक रेखा 5 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर है। आपको दोनों क्या दिखाई दे रही है? अलग अलग दिखाई दे रही है।
जिसमें 5 सद्गुण है वो छोटी है, जिसमें 10 सद्गुण है वो बड़ी है। ऐसी आपने रेखा गणित की सारी चीजें ये डिसाइड होते हैं कि ये 90 का है, ये फिर 60 का है, और ये कितने का होगा, 30 का। ये देखो असमान है, बताओ क्यों ये रेखा असमान क्यों है? क्योंकि एक 5 सेंटीमीटर की और एक 10 सेंटीमीटर की। यहां रेखाओं में भेदभाव देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं भेदभाव? योग्यता का कारण। तो ये वितरणात्मक न्याय भेदभाव करता है। जैसे भेदभाव हमें स्पष्ट कहां दिखते हैं? रेखा गणित में दिखते हैं। फिर कौन सा गणित आ गया? अंक गणित। अंक गणित को हम तब सही मान लेते हैं जब कोई संख्या क्या आ जाती है उसके बराबर। हम कहते हैं बस अब सवाल सही हो गया, 2 के बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसको मुद्दे को यही बंद कर दो। तो रेखा गणित किस आधार, ये अंक गणित किस आधार पे चलता है कि दूसरी संख्या क्या आ जानी चाहिए, बराबर। तब आप क्या होते हैं, बिल्कुल सही। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बराबर आ जाना चाहिए। अगर किसी की टांग तोड़ी, दूसरे की क्या तोड़ दो, टांग, तब न्याय क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। जैसे यहाँ सवाल तब सही होता है जब 2 बराबर क्या आता है, 2 आता है। ये अंक गणित होता है। अंक गणित 1 2 3 4 5। रेखा गणित ये होता है जो छोटा बड़ा जिसमें चीजें दिखाई देती है। तो इसने फिर ये हमारी व्याख्याएं हैं, ये वो व्याख्या नहीं करके गया। कौन है? ये अरस्तु की व्याख्या नहीं, ये किसकी व्याख्या है? ये हमारी व्याख्या है, ये अंक गणित और रेखा गणित को लेकर। अब अगला विचार हम करते हैं। हो सकता है देखो आपने जो मैथ्स पढ़े हैं ना, उनके हो सकता है ये चीजें पचती नहीं हो। मैं नहीं, पता नहीं, आप इंटरनेशनल थ्योरी करेंगे ना, तब कुछ सिद्धांत आएंगे जिनमें अपने को जोड़ घटाव करना पड़ेगा। तो एक वो मैथ्स वाला था, वो पढ़ ही गया आके, नहीं ये तो 2 बराबर 2 इतना ही होता है, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई उनका काम टेढ़ा ही होता है। आपको तब भी बताऊंगा। तो खैर, अब मैंने आपको आज जो करवाया वो मैं बता दूं। मैंने आपको न्याय के विभिन्न प्रकार करवाए। नैतिक न्याय किसका करवाया? नहीं, नैतिक न्याय प्लेटो का, कांट का, ग्रीन का। आदमी अच्छा होना चाहिए, नैतिक होना की छूट होनी चाहिए उसको। मैंने आपको विधिक न्याय कराया, विधि के समक्ष समता या विधि का शासन, डायसी का। राजनीतिक न्याय कराया, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में क्या होता है? समाज में लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव। फिर मैंने आपको आर्थिक न्याय कराया। आर्थिक न्याय में क्या होता है? सब लोगों की बेसिक नीड से पूरी होती है, वो होता है। फिर आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको जॉन रोल्स का कराया, नहीं, न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत। फिर मैंने आपको नोजिक का न्याय का, नहीं अधिकार, न्याय का अधिकार का सिद्धांत। वाल्जर का बहुलवादी न्याय करवाया। थॉमस पोगे का क्या करवाया था? वैश्विक न्याय कराया था। अमर्त्य सेन और मार्था नुसबॉम का सामर्थ्य या क्षमता आधारित न्याय करवाया था। फिर अंतःपीढ़ी न्याय कराया था, डेरेक परफिट का करवाया था। अर्नेस्ट ब्रेख्ट का बाद में कर लेंगे, आगे चर्चा हो आएगी। फिर प्लेटो पे आ गए थे और अरस्तु पे आ गए थे। कौन बोला कि न्याय सर्वोच्च सद्गुण है? न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम हमारी, अब हम जो अगली बार करेंगे तो हम न्याय की एक परिभाषा करेंगे कि न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है। बड़ी मजेदार सी परिभाषा है। न्याय की यह परिभाषा सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि न्याय समाज व सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। एक क्वेश्चन तो तैयार करवा के भेजूंगा, ऐसे थोड़ी है। प्रथम सद्गुण है वैसे ही जैसे चिंतन का सद्गुण क्या होता है? सत्य। आप ये बताओ, हम चिंतन क्यों करते हैं? ताकि हम कहां पहुंच सके? तो न्याय का, चिंतन का पहला काम होता है सत्य पे पहुंचना। वैसे ही समाज और सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण कौन सा है? न्याय। अब देखिए हमारे पास दो परिभाषाएं हैं कि न्याय सर्वोच्च सद्गुण है और न्याय प्रथम सद्गुण है। दोनों में फर्क है। न्याय प्रथम सद्गुण और न्याय सर्वोच्च सद्गुण। कौन कहता है कि न्याय सर्वोच्च सद्गुण है? अरस्तु तो बिल्कुल नहीं कहता। प्लेटो।
लेकिन वहां नंबर पे कौन से बैठा है? वो चौथे पे बैठा है। यहां वो किस नंबर पे बैठा है? न्याय, समाज व सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, ये कहना है जॉन रोल्स का। तो जैसे ही अपन कल मिलेंगे तो मैं आपको यही करवाऊंगा, न्याय, समाज और सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। चलो कल मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।